ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 40 2019 की बुक के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम चैप्टर कर रहे हैं। तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद कह रहा है जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Goodwill of the firm is to be valued at 34,800. Value of patents is to be reduced by 20% and that of machinery to 90%. Provision for doubtful debt is to be created at 6% on debtors. Z took over the investment at market value. Liability for workman compensation is to the extent of 750 is to be created. A liability of 4,000 included in creditors is not to be paid. अब लास्ट है अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। अमाउंट जो हमने जेड को देना है वो कैसे पे करना है वो आगे बता रहे हैं। 5067 जो है वो तो इमीडिएटली हम उसको पे कर देंगे और बाकी 50% ऑफ द बैलेंस, जो बाकी बैलेंस बचा उसका 50% विद इन 1 ईयर पे करेंगे। एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3 टुकड़ों में बांट दिए उसके पैसे। कह रहा है 5,067 रुपये 67 जो है वो तो हम हाथों हाथ पे कर देंगे। फिर जितना अमाउंट बचेगा उसका आधा 50% 1 साल बाद देंगे और जो बाकी 50% है आधा वो हम 3 महीने का ड्राफ्ट बना देंगे उसका। ऐसे क्वेश्चन में लिखा गया है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आपसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री है वो करने को कह रहा है आपको मेन क्वेश्चन में। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, आप 12th क्लास में अपने अकाउंट्स का, तो आप सबसे पहले मतलब पढ़ने के बाद सबसे पहले नीचे देखो उसने मांगा क्या हुआ है, और जो मांगा हुआ है वो आपका मेन क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तो वो सबसे स्टार्टिंग में बनाना है। बाकी सारी चीजें वर्किंग नोट्स में जाएंगी। तो देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे उसमें पता क्या लिखा होता था, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ इतना लिखा होता था। इसका मतलब जितनी भी जर्नल एंट्री होंगी सारी करनी है। यहां कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दैट मीन्स आपको सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग जो जर्नल एंट्री है वो आपसे मांग रहा है क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में। मतलब वो आपने वर्किंग नोट्स में नहीं करना, वो आपने यहां करना है। और बाकी आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वो तो आपसे मांग ही रहा है। तो अच्छा, एक देखते हैं किसकी मेमोरी अच्छी है। ज़रा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ऐसे ही याद आया अभी आपको बताते बताते। मुझे बताओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, एक आधे क्वेश्चंस में लिखा था एडमिशन में। तेज बोलो, तेज। हेलो। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखा हो तो आप समझ जाना ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग रहा है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँ, जर्नल बना देता हूँ, क्योंकि उसने मांगी हुई है हमसे जर्नल एंट्री किसकी, सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट बन गया। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट में हम बनाएंगे इस वाले पेज पे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और बैलेंस शीट बनानी है पीछे, तो बैलेंस शीट भी अभी बना ही लेता हूँ। तो ये आपकी बैलेंस शीट एज ऑन 31
मार्च 2020। ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब हमारे यहाँ से हो गए वर्किंग नोट शुरू, इसको भी कर देता हूँ बंद। यहाँ हो गए वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1, क्या इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो करने की ज़रूरत है? जेड रिटायर हो रहा है और उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मुझे बताओगे कि क्या ज़रूरत है इसमें पहला स्टेप करने की, या हमें पता चल जाएगा एक्स और वाई की गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो क्या होगी? एक्स और वाई की गेनिंग रेशियो क्या होगी? 3:2, और एक्स और वाई की न्यू रेशियो क्या होगी? 3:2 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। ठीक है जी। तो पहला हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप मेन क्वेश्चन में इसको करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ इसको करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए मैं पहली एंट्री डाल दूं, जरा क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है? एक्स और वाई गेन कर रहे हैं, तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ये होगी आपकी एंट्री। अमाउंट कितना आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो दे रखिए 34,800, और जो Z है वो कितना शेयर छोड़ के जा रहा है? 1/6। Z कितना शेयर छोड़ के जा रहा है? 1/6। तो इसको जरा करें 1/6 को उससे डिवाइड, तो कितना आएगा? 6×30, 48, 5800 रुपीज़। Z जो है उसका कितना शेयर बनता है? 5800 रुपीज़ वो छोड़ के जा रहा है, मतलब गुडविल में उसका शेयर बनता है। तो 5800 रुपीज़ हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे। तो ज़रा इसको बांट लेते हैं। 5 तो ये आएगा 2320 और 3580। नहीं, 3480, 3480 और तो हमारे जो गुडविल वाली एंट्री है उसमें 5800 आ रहा है जेड का, और एक्स और वाई को 3:2 में बांटेंगे हम उसको, जो इनकी गेनिंग रेशियो में। तो हमारा जो आंसर है वो 3480 और 2320 आ गया। अब हमारे यहाँ नरेशन हो गई। अब हमारी सेकंड एंट्री। अब आप कहोगे सेकंड एंट्री कौन सी आएगी? तो कौन बताएगा गुडविल की सेकंड एंट्री क्या आएगी? कोई बता सकता है क्या? हाँ, और कौन सी एंट्री होती है? वो राइट ऑफ की। इसमें ध्यान से देखो, एसेट साइड में भी दे रखा है एक गुडविल, एक एसेट साइड में भी दे रखी है। ये परचेज गुडविल है, इसको करेंगे राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे करते हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल कितनी है? 6,000 रुपये। और 6,000 को किस रेशियो में बांट देंगे? उनकी ओल्ड रेशियो, मतलब 3:2:1। 3,000, 2,000 और 1,000, और यहाँ लिखेंगे नरेशन और जर्नल एंट्री खत्म। सिर्फ इतनी ही जर्नल एंट्री हमसे इस क्वेश्चन में, मेन क्वेश्चन में मांगी हुई थी। अब हमारा आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है वो किससे रिलेटेड होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट रिजर्व या लॉस दे रखा है? तो मुझे दो तरीके के रिजर्व दिख रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
और एक मुझे लॉस दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम से भी जानते हैं और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो है लॉस। पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी, यहाँ कर लेते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। और अमाउंट कितना है 5250। और ये 5250 किस रेशियो में बांट दूँ, 3:2:1 की रेशियो में। तो 5250 को 3:1 की रेशियो में बांटते हैं। 648 875। तो इसका तो आ गया 875 और 1600, ये आ जाएगा 1750 और ये आ जाएगा 5। ठीक है जी। 5 5 10, एक इसको कर लेते हैं। नहीं, मैं फिर गलती कर दी क्या, बार बार क्यों गलत कर रहा हूँ मैं ये। पाँच 10 एक और 8 7 15 एक। ठीक है, बिल्कुल ठीक करा है। तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडिचर को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की एंट्री, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 12,000 रुपये। आपको पता है ये गुल्लक होती है जिसको हम फोड़ देते हैं और पार्टनर्स में बांट देते हैं अगर कोई लायबिलिटी ना हो। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग एक लायबिलिटी दे रखी है पॉइंट ई में, और लिखा है 750 रुपये की हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है। तो आप लोगों को एंट्री तो पता ही है क्या होगा। पहले गुल्लक फोड़ने की एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिनको देना उनको देंगे, और बाकी जो अमाउंट बचा है वो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, वाईज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, 12,000 रुपीज़, और लायबिलिटी कितनी है 750 रुपीज़, और बाकी अमाउंट कितना बचा है 11,250। तो 11,250 हम एक्स वाई और जेड को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये कितना आएगा, 1875, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1875। और फिर उसके बाद इसका हो जाएगा 3750 और ये हो जाएगा 5 एक 5625। तो ये जो है इनको हमने ये भी बांट दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब एक और रिजर्व भी है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 6,000 रुपये का है। मतलब हम 6,000 का लॉस झेल सकते हैं अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है तो। अब देखते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 रुपये है उसकी कॉस्ट, और मार्केट वैल्यू 17,600 है। तो कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है, तो लॉस तो नहीं हुआ। हमारी इन्वेस्टमेंट 15,000 से 17,600 हो गई, तो इसका मतलब प्रॉफिट ही है, लॉस तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 6,000 रुपये का, ये तो पूरा का पूरा ही बांट दो किसको, पार्टनर्स को। तो इसकी एंट्री क्या होगी, गुल्लक फोड़ दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और ये 6,000 रुपये इनको इनकी ओल्ड रेशियो मतलब कि 3,000, 2,000 और 1,000, 3:2:1 की रेशियो में इनको बांट देंगे। अब बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, फोर्थ एंट्री भी है। फोर्थ एंट्री ज़रा समझना क्या होगी।
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी 15,000 से 17,600 हो गई, मतलब कि 2,600 रुपये बढ़ गई। तो इसकी जर्नल एंट्री कोई बता सकता है क्या होगी? मेरी इन्वेस्टमेंट 15,000 से 17,600 हो गई, इसकी जर्नल एंट्री कोई बताना चाहता है? बड़ी आसान है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपको प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की है, तो ये जर्नल एंट्री हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये जर्नल एंट्री हम सीधा कहाँ डाल देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री याद रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओ सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो लेजर बना रहा हूँ ना मैं मेन क्वेश्चन में, तो वहाँ पे लिखूंगा मैं डायरेक्ट। तो ये एंट्री मैं यहाँ नहीं लिख रहा, लेकिन आप याद रखना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है और इन्वेस्टमेंट या कोई और एसेट बढ़ती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, या घटती भी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डी पॉइंट में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, जरा देखने डी पॉइंट में क्या एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो कह रहा है Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। कह रहे Z जो है ना, उसने इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे ले लिया पार्टनरशिप फर्म से। तो याद रखना, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर पैसे दे के नहीं खरीदता, कोई भी उससे चीज खरीदता है तो उसको क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म, मैं तुझसे ये इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं और मेरे खाते में लिख लेना। मेरे खाते में लिख लेना मतलब पार्टनरशिप के पास कौन सा खाता चल रहा है पार्टनर का? कैपिटल अकाउंट। वो कहेगा कि आप मेरे कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट कर लेना, मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो और मैं पैसे नहीं दूंगा इसके बदले, लेकिन हाँ फ्री में भी नहीं ले रहा, आप क्या करना, इसको मेरे खाते में डाल देना, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में लिख देना। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड ने, उसका हम जो खाता है वो कम कर देंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे क्योंकि उसने हमसे एक एसेट खरीदी है, तो जेड की कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे। टू, क्या ले लिया उसने हमारे बिजनेस से? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ले गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए में लेकर गया है? कह रहे मार्केट वैल्यू पे लेके गया है, मतलब कि 17,600, और 17,600 रुपए का उसको हमने लगाई है, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी उतने पे वो लेके गया है। क्या कोई और रिजर्व प्रॉफिट लॉस है? नहीं, और कोई रिजर्व प्रॉफिट लॉस तो मुझे नहीं दिख रहा। तो अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पे, और स्टेप नंबर 4 हमारा होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट जरा देखते हैं, और इसको कहाँ से करेंगे? एडजस्टमेंट पढ़ते रहेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे, आएगी तो उसको डाल देंगे। तो सबसे पहली जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आने वाली चीज है वो लिखा है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। कह रहे पेटेंट्स की वैल्यू 20% से कम कर दो। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% से ज़रा कम करो, तो हमारे को पेटेंट्स की वैल्यू, तो पेटेंट्स की वैल्यू कम करेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होएगा, तो इस तरफ लिखेंगे टू पेटेंट्स अकाउंट। और 20% कम करेंगे, पेटेंट्स है कितने के? 10,000 रुपए के, 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000 रुपए कम कर दिया। अब फिर क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, वैल्यू जो है इसकी पेटेंट की कम करनी है 20% से, एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। मतलब मशीनरी की वैल्यू 90% कम करनी है, या मशीनरी की वैल्यू 90% तक कम करनी है? 90% तक उसकी वैल्यू लाके कम करनी है, क्या मतलब है इसका? हाँ, वहां लिखा था रिड्यूस्ड बाय 20% और यहाँ लिखा है रिड्यूस्ड टू 90%। पहले का मतलब था कि 20% से कम कर दो, और अब मशीनरी बारे में कह रहा है कि मशीन की जो वैल्यू है उसको 90% तक कर दो, मतलब कि 10% कम कर दो। 90% ले आओ, मतलब कि मशीनरी की जितनी वैल्यू है, अब मशीन हमारी 90% तक की बची है, मतलब इसका मतलब कम कितने से हो गई? 10% से हो गई। तो ये याद रखना है किसके आगे बाय लिखा है, किसके आगे टू लिखा है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब मशीनरी हमारी 10% से कम हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है उसको 90% तक रख कर दो, मतलब 10% से कम हुई है। तो 10% अगर कम करेंगे मशीनरी का, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। और उसके आगे क्या लिखा है अगला? कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 6% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स हैं कितने? 40,000 के, उसका 6% कितना होगा? 2,400। और ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना हुआ है? 2,000। तो अब हमें और कितना बनाना पड़ेगा? 400। तो इसलिए वो हमें लॉस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपीज़। समझ आ गया ना सबको? 2400 का बन रहा है, 40,000 का 6%, 2400 हो गया। 2000 का ऑलरेडी बना हुआ है, तो 400 का और बनाना है, हमने बना दिया। उसके बाद है जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं जेड इन्वेस्टमेंट ले गया, इसकी एंट्री हमने कर दी है। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की एंट्री करेंगे। अभी हमने एंट्री करी थी ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैंने आपको कहा था कि वहीं करेंगे सीधा, यहाँ नहीं लिखेंगे मतलब जर्नल एंट्री में, सीधा रिवैल्यूएशन में करेंगे। कितने रुपए से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है? 15,000 से 17,600 हो गई, तो 2,600 रुपये बढ़ी है, तो 2,600 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट में लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगला कह रहा है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू एक्सटेंट ऑफ 750, वो हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमने 750 की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक लायबिलिटी है 4,000 रुपये की, जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, अब उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारा फ़ायदा हो गया। एक मतलब ये समझ लो कि हमारे 4,000 के क्रेडिटर्स थे, और अब वो कह रहे हैं कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जाओ ऐश कर दो। हमने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे आपको पैसे पे, तो हमको प्रॉफिट हो गया। तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट है 4,000 रुपये, तो 4,000 हम इसमें लिख देंगे। और कोई आपको एडजस्टमेंट जो लग रही हो कि आनी चाहिए और मैं भूल गया हूँ तो बता दो, वैसे तो और कोई मुझे दिख रही है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, और मेरे हिसाब से ये वाली साइड बड़ी आ रही है, ये आ रही है 7,400, और इसमें से माइनस करूँ 0 0 6 और 8 14, एक और से इतना है 800 रुपये ही आ रहा है। तो 800 रुपये का लॉस आ रहा है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। और ये 800 रुपये हम किस में बांटेंगे? 3:2:1 में। तो ये तो मेरे ख्याल पॉइंट्स में आएगा, पर फिर भी हम बांट लेते हैं एक बार। हम 6 20 बचा, तो ये आएगा 133 267, और 7 और 3 10, 2 और 3 400, 400 267 और 133, इन तीनों का टोटल मेरे ख्याल 800 रुपये आता है। 7 3 10 1 6 3 9 और 1 10 1 और 5 7 1 8, बिल्कुल ठीक। तो ये आपने इनको लॉस बांट दिया। अब हमारा अगला काम क्या है? कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट अब हम बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लेंगे? बैलेंस बीडी, मतलब कि बाय बैलेंस बीडी। तो कितना इनका बैलेंस बीडी ज़रा देख लेते हैं एक बार। बैलेंस बीडी जो इनके दे रखे हैं आपको 68,000, 68,000, उसके बाद 32,000, 32,000 और 21,000, 21,000 रुपये, 21,000। ठीक है जी। और उसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें जहाँ जहाँ पे कैपिटल अकाउंट आए हैं उनको लिखना है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, तो हम कहाँ से शुरू करें? ऊपर यहीं से कर लेते हैं शुरू। यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स वाई डेबिट टू जेड, एक्स वाई डेबिट टू जेड। तो ये एंट्री है एक्स, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। तो ये आएगी यहाँ एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना कितना है? 3480 और 2320। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3480 और 2320, 2320। और ये एंट्री जेड कैपिटल की जो है वो क्रेडिट हुई है, जेड की कैपिटल अकाउंट। तो इधर आएगा जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। किसने करा है? बाय एक्स और बाय वाइस कैपिटल ने करा है। और अमाउंट आएगा जेड के नीचे। अमाउंट कितना आएगा? 3480 और 2320, 3480 2320। ठीक है जी। और उसके बाद एक्स वाई जेड डेबिट हुए हैं, गुडविल ने करा है। तो एक्स वाई जेड डेबिट हुए हैं, तो इधर आएगा। किसने करा है? गुडविल ने करा है। तो टू गुडविल
अकाउंट कितना अमाउंट है? 3000, 2000 और 1000। ठीक है जी। उसके बाद ये भी यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी बांट लेते हैं। लॉस है तो ये भी यहीं बढ़ जाएगा। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस कितना है? 400, 267 और 133। ये पॉइंट्स में आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करा है। याद रखना जब आप राउंड ऑफ करते हो तो तीनों का टोटल, कोई भी मतलब कहीं पर और पे भी चाहे रिवैल्यूएशन में, इन तीनों का टोटल इस टोटल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, वरना आप अगर देखो तो 133 का डबल जो है 266 होता है, पर मैंने 267 लिया है क्योंकि पॉइंट्स में आना था, तो मैंने इसको 800 बनाना था, तो मैंने इसको 800 बनाने के लिए 1 रुपये उसको कर सकते हैं, मतलब 266.666 ऐसे आएगा 67, तो 267 कर सकते हैं उसको। मेरे ख्याल ये सब आप लोगों को पता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, और यहाँ देखते हैं कौन कौन सी एंट्री आनी है। इसमें क्या हुआ है? एक्स वाई और जेड डेबिट हुए हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है। तो एक्स वाई जेड डेबिट हुए हैं तो इधर आएगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2625, 2625, 1750, 1750 और 850। ये अमाउंट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हुआ है और एक्स वाई जेड क्रेडिट हुए हैं। तो एक्स वाई जेड क्रेडिट हुए किसने करे हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने। तो ये आएगा इस तरफ और हम लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना है? 5625, 5625, 3750, 3750 और 1875, 1875। तो ये आपके अमाउंट आ गए। उसके बाद और भी है क्या कुछ? हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है और एक्स वाई जेड क्रेडिट हुए हैं। तो फिर से यहीं लिख देते हैं, फिर से यहीं आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। और जो अमाउंट है वो कितना आएगा? 3000, 2000 और 1000। ठीक है जी, ये भी आ गया। अब एक शायद लास्ट और बचा है, ये रहा। जेड की कैपिटल डेबिट हुई है और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है। तो जेड की कैपिटल अगर डेबिट हुई है तो इस तरफ आएगा। किसने करा है? टू इन्वेस्टमेंट ने। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और अमाउंट आएगा जेड में कितना? 17,600, 17,600 रुपये। तो मेरे ख्याल मैंने कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ लिखे थे सब मैंने लिख दिए हैं। अब हमारा अगला काम क्या है? इनके बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं। तो इनके बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ज़रा ध्यान से। ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले इस साइड का टोटल करते हैं। ये हो गया 5, 2, 6, 8 और 3 11 और 5 16, 1 और 6 7। उसके बाद इसका करते हैं 750, 2 2 4 3 7 और ये 3। और अब करते हैं ये 5, 8 10 17, 1 और 4 5 और 3 16, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9। तो ये आ गया हमारा टोटल। सबसे पहले हमारा जो ये वाला है अमाउंट 76,625 और ये 37,750। अब क्या करते हैं, पहले ना इनके बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो बैलेंस सीडी में ही आएंगे, ये दोनों तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म। तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। 0 0 0 हो गया। नहीं 7 है ना, 7 और 3, 7 एंड 3 10, 1 हो गया, 1 और 2 3 3, 3 और 6 9 और 5 14, 14 और 1 15, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 7 13, 13 और 4 17, 1 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 1 7 और ये 31,413। अब बात करते हैं एक्स की। तो 5 और 0 5,
8 और 2 10, 10 और 2 12, 1 और 4 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 1 16, 1 और 3 4 3 7 और 2 9, 9 और 7 16, 1 1 और 6 67,120। अब बात करते हैं Z की। तो Z का ना जो अमाउंट है वो हम देखो एक तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5061 जो है ना, 5061 तो उसको इमीडिएटली पे कर दो। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है ना, 5067 तो इमीडिएटली पे कर दो। तो आप टू कैश लिखोगे या बैंक? बैंक लिखोगे क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक लिखा है। तो यहाँ बैंक में 5067 तो उसको पे कर दो। 5067 तो क्वेश्चन में लिखा है ना, पे कर दो। तो आपने 5067 टू बैंक अकाउंट लिख के उसको पे कर दिया। और कह रहे जो बाकी बैलेंस आएगा उसको 50-50 कर देना, आधा आधा कर देना। एक में तो आप उसको 3 महीने का ड्राफ्ट दे दोगे और एक में आप उसको 1 साल तक चलाओगे। इसका मतलब एक तो आप जो 1 साल तक चलाओगे तो उसको तो आप लिख दोगे टू जेड्स लोन, क्योंकि आगे तक चलाना है तो जेड का लोन हो गया। और कोई मुझे बताएगा जो 3 महीने का बनाएंगे उसके लिए क्या लिखें हम? जो 3 महीने के हम 50% अमाउंट उसको बाद में देंगे 3 महीने बाद, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? लोन थोड़ी लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे हम? बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी, बिल्स पेबल में ख्याल आप सब लोगों को पता है क्या होता है। तो बाकी के अमाउंट हम बिल्स पेबल में बनाएंगे। और कितना अमाउंट आएगा अब उसको पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, 29,675। अब मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे तो आधा आधा करना है, तो मैं साइड में कहीं पर टोटल यहाँ लिख देता हूँ उसका। चलो हम इसको करते जाते हैं। कैलकुलेट करना है ना इसको। 3 और 7 10, 10 और नीचे है 15, तो 5 15 हो गया। 1 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 1 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 में 0 ऐड करा तो 6 नीचे आ गया, 1 ऊपर। 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 का 1 ऊपर आ गया। 5025 आ गया जी। ये 5025 आ रहा है। तो 5025 का आधा करो ज़रा, कितना होता है? 5025 का आधा कितना होगा? दो ये हो जाएगा 2512 रुपये 50 पैसे। तो 2512 रुपये 50 पैसे तो नहीं आ रहा। 1 मिनट, हमने कुछ छोड़ दिया है लगता है ज़रा। ठीक है जी, ये 875 था, 850 नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे हमने, यहाँ तो 875 लिखा है, यहाँ हमने 850 लिख दिया था। तो इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलो अब ठीक हो गया। अब हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो 5000 आ रहा है। तो 5000 में जेड का लोन हो जाएगा 2500 और बाकी का 2500 क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। और हमारी ये वाली साइड अब इसके इक्वल आ गई। मतलब 5067 तो हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिया बैंक के थ्रू। बाकी 2500 जो मतलब 5000 का आधा आधा मतलब 2500 हमने लोन बना दिया और 2500 बिल्स पेबल बना दिया। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब ज़रा बात करते हैं बैलेंस शीट की। ज़रा बैलेंस शीट बनाते हैं और इसको अब जल्दी से देखते हैं क्या क्या इसमें आएगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? पुरानी बैलेंस शीट उठाएंगे और उससे इसको करते रहेंगे। सबसे पहले है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक में ना थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसे? 5750 का तो ऑलरेडी था जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ पुरानी। और अभी हमने उसको पे करा है। किसको? अभी हमने पे करा है 2500 रुपये। 5067 पे करा है। किसको पे करा है? 5067 जेड को। तो 5067 हमने इसको पे कर दिया। तो ये कितना आएगा, कोई बताएगा क्या? ये आएगा 613 रुपये। एक बार मुझे करके बताओ कितना आएगा। 750 60 683 आएगा ना। 683, ठीक है। अब बैंक के बाद अगला है डेटर्स। तो डेटर्स में भी कुछ चेंज हुआ था। डेटर्स वैसे तो 40,000 ही है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो हम अब 2400 रुपये माइनस करेंगे। 400 रुपये हमने और बनाया था। तो अब हमारा इसका आंसर आएगा
37,600। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है स्टॉक। तो स्टॉक में आई थिंक कोई चेंज नहीं हुआ था, स्टॉक सेम टू सेम रहेगा, मतलब कि 30,000 रुपीज़। और स्टॉक के बाद हमारा जो अगला है वो है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में कितनी लिखूं, 17,600 लिखूं या 15,000 लिखूं इन्वेस्टमेंट? बताए कोई मुझे, इन्वेस्टमेंट कितनी लिखूं? हाँ मतलब बाकी लोग भी जवाब दो। इन्वेस्टमेंट जो है वो तो जेड ले गया, तो पार्टनरशिप फर्म के पास तो बची नहीं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसके बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या हुए थे, पेटेंट्स हमारे 2,000 रुपये के कम हो गए थे, तो पेटेंट्स पेटेंट्स अब हमारे 8,000 के बचे हैं। उसके बाद है मशीनरी। तो मशीनरी भी हमारी कम हुई थी, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। तो अब हमारी जो मशीनरी बची है वो 45,000 रुपीज़ की बची है। उसके बाद गुडविल आएगा नहीं और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आएगा नहीं। तो क्या एसेट साइड में किसी को दिक्कत है? तो एक बार आप, अब हम बनाते हैं लायबिलिटी साइड और इसका यहाँ टोटल कर देंगे। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या 21,000 के हैं या कुछ चेंज हुआ था? क्रेडिटर्स हमारे 4,000 के कम हो गए थे, तो अब हमारे जो क्रेडिटर्स बचे हैं वो 17,000 के बचे हैं। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? हम ये गुल्लक फोड़ चुके हैं और ये गुल्लक फोड़ के हम बांट चुके हैं, ठीक है, तो ये अब नहीं आएगा। उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा है वो है कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स अब हमारे दो ही लोग बचे हैं, एक्स और वाई। और एक्स और वाई की अभी हमने कैपिटल निकाली थी, तो एक्स और वाई की जो हमने कैपिटल निकाली है वो है 67,120 और 31,413। तो ये दो जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक है 67,120 और दूसरी है 31,413। तो इसका टोटल यहाँ लिख देते हैं 3, 3, 5, 8 और 9। उसके बाद क्या कुछ और भी आएगा या अब टोटल कर दूं दोनों साइड का? चलो आप सोचो और क्या आएगा, मैं जब तक यहाँ का टोटल करता हूँ। एक लाख 21,283 मेरी ये वाली एसेट साइड पे इक्वल। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हो आप, क्या क्या आएगा? जेड्स लोन अकाउंट आएगा। अभी भी मैच नहीं करेगा यार, क्या करूं, अभी भी आप कुछ भूल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कर दूंगा ना तो फिर आंसर गलत आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कटिंग ना करूं, आप बिल्कुल सही जवाब बताओ। क्लेम, क्लेम आएगा, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। मुझे पता है आप क्लेम बोलना चाह रहे थे पर आपके मुंह से रिजर्व निकल गया, क्योंकि रिजर्व तो आएगा नहीं, हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये हमने लायबिलिटी नहीं बनाई थी, ये हमने लायबिलिटी बनाई थी 750 रुपए की, तो ये 750 की आएगी, 750 रुपये। हाँ अब मुझे लगता है कि आंसर मैच कर जाएगा, जरा देखते हैं अब। 3 और 5 8, 5 15 और 7 22, 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 1,21,283। क्लियर हुआ, बिल्कुल मैच कर गया, हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक आई है। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है।